साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 8 जुलाई 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, विशेष सूचनाएं, बड़ी बातें आप तक पहुंचाने के लिए। इसलिए तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित हमारी जानकारी और सूचनाओं को पाकर उनसे लाभान्वित हो सकें, अपने भुगतान की लड़ाई लड़के अपना भुगतान प्राप्त कर सकें। लाइक और कमेंट भी कर देंगे। साथ साथ तमाम साथी जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। साथियों, तो शुरू करता हूं कुछ पहले अपने संगठन से जुड़ी खबरों से कि आज हमारे साथियों ने उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में और अमेठी में एक शांतिपूर्वक पैदल मार्च के द्वारा सत्याग्रह के माध्यम से जिलाधिकारी को और सांसद को ज्ञापन सौंपा और उसमें उनसे मांग की गई कि भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम 2019 बाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत जो उनके आवेदन लिए गए हैं उन पर कार्रवाई करते हुए उनका पैसा वापस किया जाए। जिन अधिकारियों ने इन आवेदनों पर टाइम बाउंड एक्ट होने के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं की है, उनके खिलाफ दंडात्मक प्रशासनिक कार्रवाई की जाए, उन्हें उनके पदों से हटाया जाए। साथ साथ संपूर्ण देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत भुगतान पटलों की स्थापना करके तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के आवेदकों का जमा धन 2 से 3 गुना 180 दिन में उन्हें वापस किया जाए। और यदि शासन ऐसा करने में विफल रहा तो हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप के हजारों साथी 31 जुलाई 2024 को राजधानी के जंतर मंतर पर ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इसी तरह से कर्नाटक से और आंध्र प्रदेश से लगभग 6000 पत्र देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और वहाँ के मुख्यमंत्रियों को बाई डाक, स्पीड पोस्ट और रजिस्टर डाक से भेजे गए हैं। साथियों, और दूसरे स्थानों पर भी कई जगह आज कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। चूँकि ये हमारा सत्याग्रह ज्ञापन दिवस पखवाड़ा चल रहा है और ये लगातार 16 जुलाई तक चलेगा। जिन स्थानों पर अभी तक साथियों ने ये मुलाकात के पत्र और असहयोग आंदोलन के चेतावनी पत्र ज्ञापन अभी तक नहीं दिए हैं अपने ज़िला में, अपने सांसद को, अपने विधायक को, वो उन्हें 16 जुलाई तक दे दें ताकि 31 जुलाई से पहले ही एक विशाल जनमत तैयार हो और उस विशाल जनमत के समक्ष शासन प्रशासन नतमस्तक होते हुए आप सबका भुगतान करे, आप सबसे माफ़ी मांगे कि शासन से प्रशासन से ये बड़ी भूल हुई है कि उन्होंने संसद द्वारा सर्वसम्मति से बनाए गए कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 की अब तक अनदेखी की, उसका उल्लंघन किया और देश के करोड़ों नागरिकों को दुख और पीड़ा पहुंचाते हुए उनके भुगतान को रोके रखा। अब हम आपका सबका माफ़ी मांगते हुए पैसा वापस करेंगे। यही लक्ष्य है हमारा साथियों, इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन चूँकि जनमत पैदा होने में वैसे तो हमेशा ही देर लगती है, खैर, चूँकि जनमत पैदा कर लेना किसी वाजिब समस्या के समर्थन में, किसी न्यायपूर्ण मांग के समर्थन में सदा ही बड़ा दुष्कर और दुख भरा काम रहा है। और यदि हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को भी इसमें कुछ समय लग रहा है या लगा है तो इसको लेकर किसी साथी को व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाकर आप देखेंगे तो इतिहास ये बताता है कि ऐसी विकट और भयावह समस्याओं के निदान के लिए बहुत लंबा संघर्ष भगवानों को भी करना पड़ा है, संत महात्माओं को भी करना पड़ा है और अन्य समूहों को भी करना पड़ा है। ये इतनी सरल चीज़ें नहीं होती कि कोई फूंक मार के
ऐसी समस्याओं का समाधान कर दे। और हमारी समस्या तो साथियों वैसे भी महाविकट है। ऐसी समस्या से मुकाबला तो हमसे पहले किसी भगवान का, किसी महापुरुष का हुआ ही नहीं, कि जिसने इतने भयभीत लोगों को, जो जीवन की आशा खो चुके थे, जिनका जीवन में ही भरोसा नहीं रहा था, उठ गया था कि अब उनको न्याय नहीं मिलेगा, उनका समाज में लगातार अपमान होता रहेगा, शासन प्रशासन पुलिस उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगी, उनका परिवार उनका समाज उन्हें बहिष्कृत कर देगा, तो इससे बेहतर है वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लें। इतने भयभीत और डरे हुए करोड़ों लोगों को एक तरह से कहें तो जीवन दान देना, फिर उनमें शक्ति और साहस का संचार करते हुए उन्हें इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करना, सबकी पीड़ा को सामूहिक स्वर देना अपने आप में दुर्लभतम कार्य था साथियों। ये कार्य कभी किसी ने किया नहीं, न कभी ऐसी समस्या भी आई थी कि किसी देश के 42 करोड़ से ज़्यादा यानी आधी आबादी लगभग ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाए। तो अगर इस समस्या में इतना समय लगा है जनमत पैदा करने के लिए इसे के पक्ष में, तो ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये जल्दी आपने कर लिया है। मेरी दृष्टि से देखो तो आपने बहुत जल्दी उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपसे पहले संतों को, महात्माओं को, उपदेशकों को, प्रवचनकारों को, नेताओं को, भगवानों तक को बहुत लंबी पीड़ा झेलनी पड़ी है, बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा है। और आज तो चमत्कारों का भी दौर नहीं है, पहले तो चमत्कार भी हो जाते थे। आपने तो सब कुछ सत्याग्रह के माध्यम से किया है, अनेक पीड़ाएं और कष्ट झेलते हुए किया है। अब मैं देखता हूँ हमारे कई साथी ऐसे हैं कि जिनके घर में राइफल्स तक हैं साथियों, उनके पास ज़मीनें भी हैं, ज़मींदार भी हैं, वो बड़े बड़े पदों पर भी रहे हैं, समाज का उन्होंने नेतृत्व भी किया है, लेकिन इन ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण वो इतने विवश, इतने असहाय हो गए कि उन्हें केवल और केवल मौत दिखती थी। अपना जीवन समाप्त कर लेना उन्हें उचित लगता था। और ऐसे लोगों को आज अगर हमने ठगों के खिलाफ, बेईमानों के खिलाफ, शैतानों के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर लिया है, तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है अपने आप में, बहुत बड़ी उपलब्धि है ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन की, उसके तमाम साथियों की। तो इसलिए कोई निराश नहीं होगा साथियों, बल्कि जो डे टू डे घटनाएं घटित होती जा रही हैं हमारे पावन पवित्र मुल्क हिंदुस्तान में, उन पर दृष्टिपात करते हुए, भविष्य के संकेतों को समझते हुए, प्रकृति के संदेशों को समझते हुए अपनी योजनाएं बनाएं, रणनीति बनाएं, तनाव से बिल्कुल मुक्त हो जाएं, पूरी तरह अपने आप को मुतमईन कर लें, ये भरोसा कर लें कि अब संसार की कोई भी शक्ति आपकी जमा राशि को हड़प नहीं सकती। आपका पैसा निश्चित रूप से आपको सबको मिलेगा। ज़रूरत केवल इस बात की है कि आप लोग संयम के साथ कानूनी तरीकों से अपनी न्यायपूर्ण मांग को पुरजोर तरीके से शासन प्रशासन के समक्ष रखें, तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ें, एक बड़े बृहद संगठन का गठन करें, विस्तार करें, क्योंकि ये लड़ाई अब केवल जमाधन की वापसी के लिए नहीं रह गई है, बल्कि ये व्यवस्था परिवर्तन की तरफ बढ़ चली है साथियों। क्योंकि शासन और प्रशासन आज भी आपकी समस्या को लेकर मौन है, अनदेखी कर रहा है, और एक तरह से कहें तो 42 करोड़ लोगों की पीड़ा का, उनके सम्मान का, उनकी डिग्निटी का ध्यान न रखते हुए उनको लगातार अपमानित करने का प्रयास कर रहा है। और इससे सिद्ध होता है कि उनके सिर पर समय का पहिया इस तरह से घूम गया है कि वो अच्छे बुरे में भेद करना भूल गए हैं। उनको भविष्य दिखाई नहीं पड़ रहा कि ये जो ठगी पीड़ित हैं, जो करोड़ों लोग बारी बारी से भिन्न भिन्न स्कीम्स की ठगी का शिकार बनाकर अपना जमा धन
अपनी जमा पूंजी, अपना परिश्रम से प्राप्त धन गंवा बैठे हैं। कल ये जब एकजुट हो जाएंगे, विधि के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, तो यही हिंदुस्तान के विधाता बन जाएंगे। और इस पूरे समूचे बेईमान सिस्टम को, जिसने लगातार कानून का उल्लंघन करके अक्षम्य अपराध किया है, इन सब को दंडित करने का काम करेंगे। साथियों, मैं रात को बता रहा था फेसबुक लाइव पर, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं तमाम साथी। लगभग 1-1.25 घंटे मैंने उस पर अपना प्रवचन दिया था। अब संक्षिप्त में मैं आपको उसके विषय में एक सार बता देता हूं कि सत्याग्रह का एक पार्ट, हिस्सा, अंग बहिष्कार भी होता है, और वो बड़ा शक्तिशाली होता है। जो हम सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन 31 जुलाई से शुरू करने वाले हैं, उससे पूर्व आपको एक बहिष्कार का मंत्र और चलाना है इस बेईमान सिस्टम के खिलाफ। खास तौर से साथियों, बहिष्कार के मंत्र का प्रयोग आपको पूरी ईमानदारी के साथ उस मीडिया पर करना है जो तथाकथित रूप से अपने आप को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहता है, लेकिन उसका काम देखेंगे प्रैक्टिकली तो केवल दलाली करना रह गया है, देश को गुमराह करना हो गया है, देश में उस दैत्य भस्मासुर की भूमिका का निर्वहन करना रह गया है जो भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके भगवान शिव को ही भस्म करने चला था, लेकिन नारायण ने उसको उसी के हथियार से भस्म कर दिया था योजना बनाकर। तो साथियों, ये जो मीडिया रूपी भस्मासुर है, जो लगातार आपकी समस्या की अनदेखी कर रहा है, आपकी उपेक्षा कर रहा है, ठगी प्रकरणों पर मुंह नहीं खोलता चूंकि उसके आका ठग हैं, तो नौकरों की विचारों की क्या बिसात है पत्रकार और रिपोर्टर्स की। वो तो नौकर हैं, गुलाम हैं, वो तो अपने आकाओं का हुक्म बजाएंगे, उनको बचाने का प्रयास करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कोशिश होगी कि वो ठगी प्रकरणों से जनता का ध्यान बांटने के लिए नए नए आडंबर, ढोंग, पाखंड देश के सामने परोसते रहें। तो मैं आपसे, सबसे, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों से, 1.5 से 2 करोड़ एजेंट साथियों से ये अपील करूंगा, ये मेरी मार्मिक अपील है, विनम्र अपील है साथियों, कि आप सब न्यूज़ चैनल देखना आज से और अब से बंद कर दें, चूँकि सबसे ज़्यादा टीआरपी, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इस मीडिया को अगर कहीं से प्राप्त होता है तो वो देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के दर्शकों की वजह से होता है। आप क्रिकेट देखते हैं, आप वॉलीबॉल देखते हैं, हॉकी देखते हैं, पॉलिटिक्स से जुड़ी न्यूज़ देखते हैं, और इनके तंत्र मंत्र, ढोंग, पाखंड, दुनिया भर की जो बेवजह की बहसें इत्यादि इत्यादि होती हैं, उनको भी देखते हैं, जिससे इनको विज्ञापन मिलता है, टीआरपी मिलती है, और उससे ये अरबों खरबों करोड़ों रुपए का वारा न्यारा करते हैं। अगर देश के 42 करोड़ लोग इनका बहिष्कार कर दें, इनको देखना बंद कर दें, तो ये एक दिन में ज़मीन पर आ जाएंगे, और अगले दिन से ही ये आपकी वकालत करने लगेंगे, आपकी समस्या पर बहस करने लगेंगे, प्राइम टाइम शो करने लगेंगे, और सरकार का जीना हराम कर देंगे अगर आपका भुगतान नहीं हुआ तो। लेकिन साथियों, आपको इनका बहिष्कार करना होगा, चूँकि ये देश के प्रति वफादार नहीं हैं, देश के प्रति गद्दारी कर रहे हैं। हमारे देश के तमाम मीडिया चैनल्स के जो एक विधि द्वारा, संसद द्वारा बनाई गई विधि, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून 2019 की अवमानना पर, उल्लंघन पर कोई डिबेट नहीं करते, कोई शो नहीं करते, उस एक्ट का नाम लेने में भी इनके मुंह में उसी तरह दही जम जाता है जैसे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेता प्रतिपक्ष और ज़्यादातर मुख्यमंत्रियों के मुंह में दही जम गया है, सांसदों के मुंह में दही जम गया है, विधायकों के मुंह में दही जम गया है साथी। तो ये जो इनके मुंह में दही जम गया है, इस इनके मुंह को खुलवाने की ताकत आपके पास है, लेकिन आपको एहसास नहीं है। एक उदाहरण देकर के समझाऊंगा आपको कि ये जो हाथरस हत्याकांड जो हुआ है, 123 या 121 लोगों की जो हत्याएं वहां पर की गई हैं एक षड्यंत्र के तहत, उस प्रकरण में ये मीडिया, देश का बेईमान मीडिया, मैं तो शैतानी सेना बोलता हूं इनको, ये शैतानी सेना
प्रवचनकर्ता सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को फंसाने के लिए, खत्म करने के लिए, बदनाम करने के लिए लगातार निरंतर षड्यंत्र रच रही थी और उनको फरार अपराधी तक मीडिया ने घोषित कर दिया। जबकि फरार आप किसी को तब कह सकते हो जब कोई व्यक्ति अभियुक्त पुलिस के बुलाने पर ना आए, पुलिस के नोटिस, सम्मन और पीओ वारंट एक होता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित जब कर देती है पुलिस, जब उस पर भी कोई व्यक्ति ना आए पुलिस के समक्ष, कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत ना हो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, तो उसको फरार कहा जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति को कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पुलिस, कमीशन, कोर्ट ना नोटिस करती है, ना सम्मन करती है, ना उसे पीओ घोषित करती है, ना उसका कहीं से कोई वारंट जारी होता है, उसके पश्चात अगर देश का मीडिया उसे फरार कहता है तो ये कानूनन बहुत बड़ा अपराध है, देश के प्रति भी, देश के कानून के प्रति भी। इस अपराध को देश का मीडिया लगातार कर रहा था, लेकिन जब सूरजपाल के उपासकों ने या कहें समर्थकों ने मीडिया का बाइकाट कर दिया, बहिष्कार कर दिया, टीवी चैनल देखने बंद कर दिए, तो मीडिया 24 घंटे से पहले ही साथियों उनके कदमों में आ गया और अब वो इस सवाल को नहीं उठा रहा है, बल्कि सूरजपाल के जो उपासक हैं, समर्थक हैं, उनके भी इंटरव्यूज़ ले रहा है, उनकी बात को भी दिखा रहा है। तो ये ताकत होती है जनमत की। सूरजपाल के लाखों समर्थकों ने या करोड़ों ने, जो भी हों, मुझे नहीं पता कितने समर्थक होंगे, लेकिन उन्होंने जब बहिष्कार किया तो उनके इस हथियार के समक्ष मीडिया को नतमस्तक होना पड़ा, झुकना पड़ा, शैतानी सेना को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। और सूरजपाल की नारायणी सेना जो अनपढ़ों की है, जिसे मीडिया गंवार कह रहा था, भोले भाले कह रहा था कि अनपढ़ हैं, गंवार हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, इनको कुछ ज्ञान नहीं है, भान नहीं है, उन लोगों ने देश की इतनी बड़ी शैतानी सेना को, जो एक तरह से शासन को संचालित करती है, प्रशासन को संचालित करती है, और कहें तो एक तरह से एक बहुसंख्यक वर्ग के माइंड को भी हैक जिसने करके रखा हुआ था, इतनी बड़ी शैतानी सेना को उन गंवारों ने, अनपढ़ लोगों ने, इनकी नज़रों में, मेरी नज़रों में नहीं, मेरी नज़रों में तो परिश्रम से बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं है कि यदि आप परिश्रमी हैं, सत्य के उपासक हैं, तो आपसे बड़ा कोई डिग्री नहीं है। बाकी किसी डिग्री का कोई महत्व नहीं है। अगर आप डिग्री लेके छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, केवल पेट पालन करते हैं अपनों का और अपना, तो आपसे बड़ा अनपढ़, गंवार, धूर्त मुझे कोई नहीं दिखता है। देशद्रोही तक कहता हूँ मैं तो ऐसे लोगों को जो केवल अपने पेट पालन के लिए समाज के साथ छल करते हैं, पद पाने के लिए, धन पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए, जो कमज़ोर लोगों की उपेक्षा करते हैं, अपमान करते हैं, उनकी पीड़ाओं पर मुंह नहीं खोलते, ऐसे लोगों को मैं तो देशद्रोही और गद्दार तक कहता हूं। तो साथियों, उन अनपढ़ लोगों ने अगर इस पढ़े लिखे समाज के तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग के मीडिया को, व्यापारियों के मीडिया को, ठगों के मीडिया को अपने कदमों में ला दिया, तो आप तो 42 करोड़ हैं साथियों। एक हुंकार भर दोगे तो देश का नहीं, दुनिया का सारा मीडिया आपके चरणों में हो जाएगा, और उसी वक्त आपका मुद्दा देश में, दुनिया में गूंज जाएगा। और जब आपका मुद्दा गूंजेगा तो न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि राहुल गांधी भी केवल और केवल आपके नाम का जाप करेंगे, संसद से लेकर विधानसभा तक और सड़कों तक वाट्स एक्ट 2019 गूंज रहा होगा। और जब ये गूंजेगा तो कितने ही बेईमान ऑफिसर जेलों में होंगे, तमाम ठग फांसी के फंदे पर लटका दिए जाएंगे, चूंकि अब फांसी देने का प्रावधान कानून बन गया है ठगों को, और आपका भुगतान तो चुटकियों में हो जाएगा साथियों। लेकिन आपको ये काम करना होगा, कर लो। आप लोग सोए हुए हो, बार बार ठगी का शिकार बन रहे हो, और जो काम आपको करना चाहिए वो आप कर नहीं पा रहे। आज एक नया बड़ा दुखदाई प्रकरण और साथियों उजागर हुआ है। हैप्पी बर्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक अंबाला की कंपनी ने देश के लाखों सैनिकों को फिर से ठग लिया है, मुर्गी के अंडे बेचने के नाम पर पॉन्जी स्कीम चलाकर। कोई ये दिलबाग सिंह और प्रियंका गेहरा सिंह
और आपका और भी कई नाम हैं, कई शक्ल सूरत हैं इसकी, आप देखेंगे साथियों तो इसने देश के लाखों सैनिकों को ठग लिया है, सामान्य लोगों को भी ठगा है। और उनमें हज़ारों ऐसे हैं जिनसे मेरी आज वार्ता हुई है कि वो मौत के मुंह में जाने को तैयार बैठे हैं, चूँकि इससे पहले वो कोई बाइक बोट में फंस गया था, कोई नेक्सा एवरग्रीन में फंस गया था, कोई हेलो टैक्सी में, कोई टॉप राइड में, कोई RMCL में, कोई साइंस सिटी में, कोई सहारा में, कोई PACL में, कोई KBCL में, कोई कर्म भूमि में, कोई आदर्श में, कोई संजीवनी में, कोई ट्रिनिटी में, कोई जनशक्ति में, कोई रोज वैली में, कोई पिनकॉन में, तो कोई कैमना में और अल्केमिस्ट में। तो ऐसे जो ठग आज भी जो देश को ठगने का काम कर रहे हैं, देश की सेना को ठग रहे हैं, ऐसे लोगों का अंत सुनिश्चित करना है साथियों, आपको और हमको सबको मिलकर। तभी हम आपका भुगतान करवा पाएंगे और तभी देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करवाएंगे। तो साथियों जुट जाओ इस मिशन में, अभियान में, चूंकि इससे बड़ा अभियान इस समय कोई नहीं है साथियों। पूरी तरह से मीडिया का बहिष्कार करो। और ये जो चल रहा है कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि साहब पुलिस परमिशन साथियों, केवल इन्फॉर्मेशन का प्रोविज़न है कि आप कोई शांतिपूर्ण सभा अगर करना चाहते हैं, राजनीतिक उद्देश्य के लिए, सामाजिक उद्देश्य के लिए, धार्मिक उद्देश्य के लिए, या स्पोर्ट्स के लिए, या किसी अवेयरनेस के लिए, या कोई हेल्थ कैंप लगाना चाहते हैं, कहीं कानूनी जागरूकता के लिए कुछ करना चाहते हैं, सभा वगैरह, तो उसके लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। उसके लिए केवल आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है और बाकी सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम शासन को और प्रशासन को करने होते हैं। ये लोकतांत्रिक मुल्क में अत्यावश्यक है, ज़रूरी है। ये जो परमिशन शब्द था कि साहब परमिशन लो पुलिस से या SDM से या DM से, ये तब था जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। चूँकि हमें आज़ादी के मद्देनज़र सभाएं करनी होती थी, जलसे करने होते थे। आज हम आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आज तो हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए लड़ रहे हैं। जो कानून बनाए हैं हमारी पार्लियामेंट ने, उनकी अनुपालना के लिए लड़ रहे हैं, या अपने धर्म या समूह या अपने और किसी उसका प्रचार प्रसार करने के लिए ये तमाम आयोजन करते हैं। तो इनमें किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, केवल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ये जो परमिशन वाला शब्द बार बार इस्तेमाल किया जाता है, ये देश की जनता को केवल भयभीत करने के लिए दिया जाता है। इसलिए आपको इस परमिशन के पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई परमिशन नहीं है। पूरा देश 31 जुलाई 2024 की इन्फॉर्मेशन दे रहा है और इसी इन्फॉर्मेशन पर शासन को, प्रशासन को काम करना होगा। नहीं करेगा शासन प्रशासन काम तो वो उसका आपराधिक कृत्य माना जाएगा। इसलिए कोई भी साथी घबराना नहीं, डरना नहीं, बिल्कुल भी साथियों। आपका भुगतान होगा, हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। इसका बहुत बड़ा संदेश स्वयं नारायण ने दे दिया है साथियों। तो आइए तमाम साथी 31 जुलाई 2024 को राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर और कर दीजिए विवश देश के तमाम बेईमान सिस्टम को कि वो आपकी न्यायपूर्ण मांग को स्वीकार करे, आपकी समस्या का समाधान करे। मिलते हैं कल साथियों आप सबके साथ। जय हिंद, जय भारत।